हेलो बच्चों, कैसे हो आप। चलो अपन अपने फिजिक्स के लेक्चर्स को आगे बढ़ाते हैं। सबसे पहले अपन ने क्या पढ़ लिया, कौन से बैच में आप सब, ये तो पता है ना। संभव बैच के अंदर आप घुस चुके हैं, अपनी प्रिपरेशन को स्टार्ट कर चुके हैं, जिसमें सबसे पहला कदम जो है आपका फिजिक्स के अंदर रखने का वो है बेसिक मैथमेटिक्स एंड कैलकुलेशंस, जो कि आपने लगभग कंप्लीट कर लिए है। जो मुझे लगता है कि ये आपका आना चाहिए। हालांकि कैलकुलेशन का मतलब ये नहीं कि अपन ने सब कुछ पढ़ लिया, अपन ने काफ़ी सारी चीज़ों को ऐसे ही छोड़ दिया है कि मैं ये समझता हूँ कि तुम्हें वो चीज़ें आती है, और अगर नहीं आती तो अपन डाउट सेशन लेंगे। डाउट सेशन की जानकारी आपको जल्दी मिलेगी बच्चों, कैसे चलना है, क्या करना है, सब पता रहेगा आपको। उसके बाद आज का टॉपिक बोर्ड पे लिखा है वेक्टर्स। एक्चुअली मैं बता दूं बच्चों, अपन 11th क्लास की फिजिक्स के अंदर घुस चुके हैं, लेकिन मैंने यूनिट एंड डायमेंशन चैप्टर स्टार्ट नहीं करा। क्यों? पॉइंट टू बी नोटेड माय लॉर्ड, क्योंकि यूनिट एंड डायमेंशन इज डिपेंड्स ऑन एवरी फिजिकल क्वांटिटी। मतलब सारी फिजिकल क्वांटिटीज उसके अंदर यूज होती है, सारी मतलब 11th की प्लस 12th की। इसमें डायमेंशनल एनालिसिस और काफ़ी सारी चीज़ें उसके अंदर, एरर वेरर सब कुछ जुड़ा है, लेकिन वो ओवरऑल फिजिक्स का निचोड़ है एक तरीके से, जिसमें हमें हर फिजिकल क्वांटिटीज़ के बारे में तो पता होना चाहिए, इसकी प्रॉपर्टीज़ पता होना चाहिए, इसकी यूनिट पता होना चाहिए, डायमेंशन पता होना चाहिए, तो ये चैप्टर फुलफिल करता है। लेकिन अपन ने ये चैप्टर अभी स्टार्ट नहीं करा है, ये चैप्टर अपन करेंगे जब इसका समय आएगा। इस चैप्टर के लिए जो जो चीज़ें हमें पता होनी चाहिए वो है बाकी सारे चैप्टर्स, इसलिए अपन सीधा स्टार्ट कर रहे हैं बच्चों मोशन वाले चैप्टर को, जिसके अंदर सबसे पहले मैं स्टार्ट क्या कर रहा हूँ, वेक्टर। अच्छा, वेक्टर जो है वो मोशन का ही पार्ट है, लेकिन मैं वेक्टर को अलग से निकाल दिया साइड में, क्योंकि वेक्टर एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, जिसे मैं बेसिक कैलकुलेशन के अंदर ही इंक्लूड कर रहा हूँ बच्चों, क्योंकि ये मैथमेटिक्स का पोर्शन है, और मैथमेटिक्स के पोर्शन के अनुसार वेक्टर को सेपरेट करके पढ़ना ही उचित रहेगा। बाद में जब मोशन के अंदर घुसेंगे, काइनेमेटिक्स के अंदर घुसेंगे, तब वेक्टर का क्या यूज़ आ रहा है और न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन के अंदर वेक्टर का क्या यूज़ आ रहा है, वो सारी चीज़ें अपन पढ़ लेंगे। फिलहाल वेक्टर से स्टार्ट करते हैं। व्हाट डू यू मीन बाय वेक्टर क्वांटिटी? चलो बताओ बच्चों जल्दी से, वेक्टर क्वांटिटी से आप क्या समझते हैं? चलो ठीक है, तुमने एक डेफिनेशन पढ़ी है बच्चों ना, कि कोई भी अगर फिजिकल क्वांटिटी है, क्या बच्चों, फिजिकल क्वांटिटी। और राइटिंग थोड़ी सी डॉक्टर टाइप हो गई है। ओह, कोई भी फिजिकल क्वांटिटी है, अगर उसमें मैग्नीट्यूड प्लस क्या दे दे, उसके साथ डायरेक्शन दे दे, मैग्नीट्यूड के साथ क्या दे दे बच्चों, डायरेक्शन दे दे, तो वो क्वांटिटी या फिजिकल क्वांटिटी कौन सी क्वांटिटी हो जाती है? वेक्टर फिजिकल क्वांटिटी या वेक्टर क्वांटिटी कहलाती है, जिसे अपन सदिश राशियां कहते हैं। लेकिन डेफिनेशन यहीं तक कंप्लीट होती है कि तो अपना जवाब है नहीं, इसका आंसर केवल यहीं पर सीमित नहीं है। वेक्टर क्वांटिटी वो क्वांटिटी होती है जिसके अंदर मैग्नीट्यूड के साथ साथ डायरेक्शन का तो यूज़ होता ही है, ठीक है ना। इंपॉर्टेंस ऑफ मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन एज वेल एज फॉलो द वेक्टर लॉ ऑफ, मतलब वेक्टर लॉ को फॉलो करें। समझ में आई चीज़? इसका मतलब ये हो गया कि मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन के साथ साथ जो वेक्टर लॉ को फॉलो करता है तो वही वेक्टर क्वांटिटी होता है। वेक्टर लॉ क्या हो गया, इसके बारे में चर्चा अपन धीरे धीरे चलेंगे। फिलहाल वेक्टर क्वांटिटी का मतलब हो गया कि अपन सीधी सीधी बात करेंगे डायरेक्शन। अब मैं इसको समझाने के लिए सिंपल सा एक टॉपिक लेता हूँ बच्चों ना, छोटा सा स्टार्ट करूँगा। मैंने लिखा एक तो डिस्टेंस और एक मैंने लिखा है डिस्प्लेसमेंट। क्या लिखा है बच्चों? डिस्प्लेसमेंट। बड़ा ही खतरनाक एग्जाम्पल लूँगा। मान लो कि ये है तुम्हारा क्लासरूम। क्या है बच्चों? क्लासरूम। और ये है तुम्हारा वही वॉशरूम, ENC। अब तुम क्लासरूम से वॉशरूम के लिए पूछ के गए, तो तुम वॉशरूम जा रहे हो तो ऑब्वियस बात है वॉशरूम जाना ही होगा, तभी तो जा रहे हो। तो तुम वॉशरूम जाने की इतनी जल्दी में रहोगे कि तुम कम से कम समय लगे और कम से कम चलना पड़े ऐसा रास्ता अपनाओगे और सीधा वॉशरूम की तरफ भागोगे, ठीक है।
फिर जैसे ही तुम वॉशरूम से बाहर निकलोगे तो तुम वापस क्लास की तरफ आओगे तो सही, लेकिन गांव वालों ऐसे चक्कर काट जाओगे। मतलब ये हो गया कि अगर तुम क्लासरूम से वॉशरूम की तरफ जा रहे हो तो वहां तुम कुछ नहीं देख रहे हो, वहां सिर्फ तुम ये देख रहे हो, तुम्हें क्या दिख रहा है? वॉशरूम दिख रहा है। तो इसका मतलब ये है कि तुम एक पर्टिकुलर डायरेक्शन के अकॉर्डिंग जाओगे, कम से कम पाथ ट्रेवल करोगे, कम से कम समय लगाओगे और वॉशरूम को एम करते हुए इसकी तरफ जाओगे। लेकिन वॉशरूम से रिवर्स करने पर क्लासरूम की ओर तो तुम डायरेक्ट उसी पाथ को कवर नहीं करोगे। यू कैन टेक और यू टेकिंग अनदर पाथ, तुम दूसरा पाथ ले रहे हो, तुम क्लासरूम में जाने के बहाने ढूंढ रहे हो, तुम चक्कर काट रहे हो पूरा, बाद में क्लासरूम में घुस रहे हो। तो इन दोनों को मैं यहाँ से समझा देता हूँ कि ये जो है वो डिस्प्लेसमेंट कहलाता है और ये जो है वो डिस्टेंस कहलाता है। अब डेफिनेशन क्या होगी सिंपल सी, कि डिस्टेंस तो वो होती है जिसमें क्या लिखा है मैंने, पाथ कवर्ड बाय एन ऑब्जेक्ट क्या कहलाता है? डिस्टेंस कहलाता है। और इसमें क्या कहते हैं? मिनिमम डिस्टेंस को डिस्प्लेसमेंट कहते हैं। दिख रहा है डिस्टेंस ये भी हो सकती है, लेकिन ये इसकी मिनिमम डिस्टेंस है, शॉर्टेस्ट पाथ है ना। कौन सा पाथ है बच्चों? शॉर्टेस्ट पाथ। तो मैंने ये चीज़ क्यों समझाई अब बता देता हूँ कि जब अपन इस पाथ से चल रहे थे तो अपन किसी प्रकार की कोई डायरेक्शन नहीं देख रहे थे, इसलिए इसे स्केलर बोल दिया गया। और इसमें डायरेक्शन देख रहे थे, इसे अपन क्या बोल दिया गया बच्चों? वेक्टर क्वांटिटी बोल दिया गया। तो वेक्टर क्वांटिटी जिसके अंदर डायरेक्शन की प्रॉपर्टीज़ भी यूज़ होती है, अगर कोई फिजिकल क्वांटिटी जिसके अंदर डायरेक्शन भी यूज़ होता है या डायरेक्शन की वजह से भी उसको चेंज किया जा सकता है, तो वो वेक्टर क्वांटिटी हो जाती है। ठीक है, ओके। थोड़ा सा मिटा रहा हूँ बच्चों ना, नॉर्मल सी चीज़ें उतारना चाहो तो उतार लो, वरना मिटा सकते हो। आगे चलते हैं बच्चों। क्या बताया मैंने? वेक्टर क्वांटिटी वो क्वांटिटी होती है जिसमें मैग्नीट्यूड के साथ साथ डायरेक्शन की जरूरत पड़े और वेक्टर लॉ को फॉलो करें। लेकिन वेक्टर लॉ अपन ने अभी तक समझा नहीं है, वेक्टर लॉ समझेंगे तो पता चलेगा। हाँ, सबसे पहले मैं यहाँ लिखता हूँ रिप्रेजेंटेशन ऑफ वेक्टर। वेक्टर को रिप्रेजेंट कैसे करते हैं? तो वेक्टर को रिप्रेजेंट करने का बड़ा सिंपल सा तरीका है। मैं तुम्हारे सामने तीन चीज़ें लिखा, डिशुम डिशुम डिशुम। ये मैंने लिखा ए बी, ये मैंने लिखा ए बी, ये मैंने लिखा ए बी। तीनों के नाम बताओ जल्दी से। पहले वाले का नाम बोलो जल्दी से। क्या हैं? रे, रे तो नीचे वाली है। पहले वाले का नाम बोलो। लाइन, ठीक है। नीचे वाली का ये भी लाइन। सूले बच्चों, इसका नाम क्या होगा? नहीं आता ना। इसे कहते हैं लाइन सेगमेंट, इसे बोलते हैं रे। अच्छा, काफ़ी सारे बच्चों को आ गया होगा तो सोच लूँगा कि सर हमें तो आ गया, लेकिन बच्चों कुछ कुछ बच्चे ऐसे हैं जो दुष्ट प्राणी हैं, इसे कहेंगे लाइन। अब वेक्टर के लिए यूज़ कौन सा होने वाला? केवल रे। इसको लिखते ए बी ऐसे है, इसको लिखते ए बी ऐसे भी लिख सकते हो, और इसको ए बी भी लिखते हैं। और ये ए बी लाइन सेगमेंट लिख दो, या तुम्हारी इच्छा जिस तरीके से लिख दो। ए बी लाइन सेगमेंट लिख दो, ऊपर सिर्फ डैश लगा दो, सही है ना। ये तरीका रिप्रेजेंटेशन है। लेकिन अपन को तो उठाना क्या? केवल वेक्टर क्वांटिटी जिसमें एक स्टार्ट पॉइंट तो होता है, वेक्टर स्टार्ट के लिए पॉइंट तो होता है, लेकिन फाइनल पॉइंट नॉट डिफाइंड ना। जिसका फाइनल पॉइंट डिफाइंड ना हो वो क्या कहलाता है बच्चों? वेक्टर क्वांटिटी रिप्रेजेंटेशन। उतारो जल्दी से, मिटाने वाला हूँ। मेरे पास नया मिटाने का यंत्र आ गया है। दो है क्या? हाँ भैया, दिस इज 2 वेक्टर को रिप्रेजेंट करने का तरीका समझ में आ गया। वेक्टर को रिप्रेजेंट कैसे करते हैं? बिल्कुल समझ में आ गया। फिर एक चीज और देखो बच्चों, इसमें ये तो है वेक्टर, इसको पढ़ेंगे कैसे? वेक्टर ए। इससे क्या पढ़ेंगे? मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए, और इसे कभी कभी केवल ए भी लिखा जाता है, और इसे कहते हैं यूनिट वेक्टर रिप्रेजेंटेशन।
यूनिट वेक्टर रिप्रेजेंटेशन, यूनिट वेक्टर को रिप्रेजेंट कैसे करते हैं, ए वेक्टर ए का मैग्नीट्यूड, इसके बारे में चर्चा करेंगे बाद में आगे, लेकिन फिलहाल इन तीनों का रिप्रेजेंटेशन उतारो जल्दी से बच्चों, वीडियो पॉज करके उतारते रहना है ना। तुम चाहो तो बच्चों इनका स्क्रीनशॉट ले लो, बाद में पीपीटी स्लाइड बना लेना, तुम्हारे सामने नोट्स तैयार मिलेंगे, लिखने का समय बचेगा, लेकिन लिखने से जो फायदा है ना बच्चों वो स्क्रीनशॉट लेने से नहीं है। तुम स्क्रीनशॉट कितने लेते हो दिन में, रोज बहुत सारे स्क्रीनशॉट लेते हो, फिर बाद में कभी तुम्हें समय मिलता है स्क्रीनशॉट देखने का तो तुम अरे यार मैंने तो ये भी स्क्रीनशॉट लिया था, कभी इसका यूज नहीं करा। तुम पता है स्क्रीनशॉट लेते इसलिए हो कि तुम बाद में इसको देख लोगे, और जब देखते हो तब तुम एक तरीके से मान लो कि 3-4 सालों की स्क्रीनशॉट एक साथ चेक कर रहे हो, अरे यार ये चीज़ भी थी क्या मेरे पास। तो इससे अच्छा है लिखने पे ध्यान दिया जाएगा। मान लो अब मैं लिखता हूँ वेक्टर के क्लासिफिकेशन, टाइप्स ऑफ वेक्टर है ना, वेक्टर के टाइप्स कितने कितने। सबसे पहला नाम तुम्हारे जुबान पे ये आ रहा है जीरो वेक्टर। जीरो वेक्टर मतलब जीरो वेक्टर क्या होता है, तो सबसे पहले चर्चा करें बच्चों जीरो वेक्टर की। तो जीरो वेक्टर वो होता है जिसका डेफिनेशन कुछ नहीं लिखाऊंगा, समझ में आ गई होगी डेफिनेशन। अ वेक्टर इज नोन टू बी जीरो वेक्टर इफ इट्स मैग्नीट्यूड इज जीरो। दूसरा वेक्टर आता है बच्चों हमारे पास यूनिट वेक्टर। यूनिट वेक्टर की डेफिनेशन बोलो बच्चों, यूनिट वेक्टर इज नोन टू बी यूनिट इफ इट्स मैग्नीट्यूड इज 1 और यूनिट वेक्टर को रिप्रेजेंट करने का तरीका ए कैप, इसका फॉर्मूला ए वेक्टर अपॉन ए का मैग्नीट्यूड, आंसर क्या है सॉरी जिसमें ए मैग्नीट्यूड कितना है बच्चों 1 है। अब तुम सोचो सर ए कैप तो ए के बराबर हो जाएगा, नहीं बच्चों कहानी आगे पता चलेगी कैसे है यूनिट वेक्टर। अभी तो सिर्फ मान के चलो यूनिट वेक्टर है ना जिसका मैग्नीट्यूड 1 होता है, रिप्रेजेंट करते हैं कैप से। अच्छा वापस देखो बच्चों, ये जो यूनिट वेक्टर है अगर मैं इसको ए कैप से मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, नहीं ए कैप से रिप्रेजेंट कर रहा हूँ, तो यूनिट वेक्टर का रिप्रेजेंटेशन तो ये होगा, लेकिन इसका यूज कहाँ कहाँ है वो देखे जरा। देखो बच्चों मैं तुम्हारे सामने एक वर्ड लिखता हूँ फिजिकल क्वांटिटी। डिफाइन द वर्ड फिजिकल क्वांटिटी, बताओ। अब फिजिकल क्वांटिटी इज नोन टू बी फिजिकल क्वांटिटी इफ इट्स हैव मेजरमेंट सिस्टम। अगर किसी फिजिकल क्वांटिटी को मैं फिजिकल क्वांटिटी बोल रहा हूँ, इसका मतलब उसको मेज़र कर सकता हूँ, उसको मेजरमेंट निकाल सकता हूँ, उसको मापा जा सकता है, तोला जा सकता है, नापा जा सकता है, मेजरमेंट निकाला जा सकता है, वो फिजिकल क्वांटिटी कहलाती है। तो मैं डेफिनेशन में थोड़ा सा हर बदल कर रहा हूँ, हर बदल हर बदल हर बदल हर बदल हर बदल। ये क्या लिखा है मेरे सामने बच्चों बताओ जल्दी से। मैंने लिखा है 2 2 2 2 2 2 2 2 2, ठीक है। अब ये 2 2 2 इन सब में डिफरेंस बताओ कि इन पांचों 2 में क्या क्या डिफरेंस है। सर इसका 2 का थोड़ा सा घुमा हुआ है, ऐसा कुछ मत बोलना बच्चों, दुष्ट प्राणी। कुछ ऐसी चीज बताओ जो डिफरेंस सही में पैदा करे। सोच लो, कोई डिफरेंस नहीं है बिल्कुल, ये 2 2 ही रहेंगे। अगर मैं 3 दिन बाद आके देखूँ ये बोर्ड मिटाऊँ नहीं तो कोई दूसरा मिटा देगा? नहीं कोई नहीं मिटाएगा, गेट के ताला लगा के जाऊँगा तब भी 2 रहेगा, ठीक है। इसका मतलब 2 की औकात 2 ही रहेगी। कब तक? अब ये क्या बन गया जल्दी बताओ। ये बन चुका है फोर्स, ये बन चुका है लेंथ, ये बन चुका है वापस लेंथ, ये बन चुका है एंगल, और ये क्या बन चुका है बच्चों मास। क्या ये अब फिजिकल क्वांटिटी में बदल चुके हैं क्या? क्या फिजिकल क्वांटिटी वो क्वांटिटी होती है जिसको नापा जा सकता है, लेकिन फिजिकल क्वांटिटी को मैंने थोड़ा और तरीके से समझाया कि फिजिकल क्वांटिटी वो क्वांटिटी होती है जिसके पीछे यूनिट लगी होती है। यूनिट मतलब आगे न्यूमेरिकल वैल्यू हो, किसी भी अंकिक मान के पीछे अपन यूनिट लगा दे, मात्रक लगा दे, कुछ भी लगा दे, तो वो कभी फोर्स, कभी लेंथ, कभी एंगल, कभी मास, कुछ भी बन सकता है। इसका मतलब किसी भी न्यूमेरिकल वैल्यू के पीछे अगर यूनिट लगा दें तो वो फिजिकल क्वांटिटी बन जाती है। किसी भी न्यूमेरिकल वैल्यू के पीछे, किसी भी न्यूमेरिकल वैल्यू के पीछे अगर मैं क्या लगा दूं बच्चों, किसी भी न्यूमेरिकल वैल्यू के पीछे क्या लगा दे बच्चों, अगर मैं लगा दूं यूनिट, तो क्या बन जाती है वो फिजिकल क्वांटिटी बन जाती है। लेकिन अगर मैं किसी न्यूमेरिकल वैल्यू के पीछे क्या लगा दूं बच्चों, यूनिट वेक्टर लगा दूं, तो वो क्या हो जाएगा, वो कहलाएगा वेक्टर क्वांटिटी। समझ में आया क्या? फिजिकल क्वांटिटी बनाने के लिए मैंने तुम्हें बताया कि अगर पीछे यूनिट लगाते किसी न्यूमेरिकल वैल्यू का तो फिजिकल क्वांटिटी बन जाती है। लेकिन अगर किसी भी
न्यूमेरिकल वैल्यू के पीछे वेक्टर क्वांटिटी यूनिट वेक्टर लगा दूँ तो वो क्या बन जाएगा बच्चों, वेक्टर क्वांटिटी बन जाएगी। इसका मतलब देखो अगर मैंने 2 लिखा है तो 2 ही रहेगा, लेकिन इसके पीछे ए कैप लगा दूँ तो ये क्या, ये वेक्टर बन गया क्या। बस मुझे पता होना चाहिए कि यूनिट वेक्टर कैसे होता है, रिप्रेजेंट कैसे किया जाता है, ए कैप से रिप्रेजेंट किया जाता है। अब थोड़ा सा मिटाने वाला हूँ बच्चों, जल्दी से ये वाला उतारो, पहले ये उतार लो, छोटा सा ये सारा उतारोगे, सारा उतार लो यार एक बार, फिर आगे की चीज़ बताता हूँ मैं। देखो कहानी देखो क्या है, कहानी ये है कि अगर मैं ऐसा कहूँ जैसे मैंने लिखा ए वेक्टर, तो ये बनेगा कैसे, बात तो वो है ये वेक्टर बनेगा कैसे। तो सुनना, हमारे पास वेक्टर के लिए पहले तो पता होना चाहिए कि डायरेक्शन कितनी होती है। तो हमारे पास सामने केवल एक्स वाई और जेड 3 डायरेक्शन तो बहुत सारे, लेकिन अपन कंपेयर इन तीनों से कर लेते हैं, ठीक है। ये क्या हो गया हमारे पास, ओरिजिन। मान लेते हैं कि हमारे पास एक पॉइंट है x, y, z, और इस पॉइंट पर अगर मैं 3D ग्राफ शो करता हूं तो कुछ समझ में आने लायक चीज देखूं बच्चों। कुछ समझ में आया, जिसमें से क्या ये है क्या बाहर निकला हुआ, तो ओरिजिन से बना है ये पॉइंट दूर है, तो मैं चाहता हूँ कि इसका एक वेक्टर बने। तो वेक्टर बनने के लिए x डायरेक्शन में कितना जा रहा है, x, y में y, z में z। तो मैंने डिसाइड कर लिया कि x डायरेक्शन, y डायरेक्शन और z डायरेक्शन में यूनिट वेक्टर क्या है, i कैप, j कैप और k कैप रिस्पेक्टिवली। तो अगर मैं x के पीछे i कैप लगाता हूँ, y के पीछे j कैप लगाता हूँ और z के पीछे k कैप लगाता हूँ, तो ये क्या बन जाएगा बच्चों, वेक्टर क्वांटिटी बन जाएगा। लेकिन x, y, z केवल क्या थे पहले, इनकी औकात थी कि ये केवल और केवल कोऑर्डिनेट्स थे। किसके कोऑर्डिनेट्स थे, पॉइंट P के कोऑर्डिनेट्स। जैसे मैं बात करूँ GPS है ना, GPS सिस्टम क्या करता है, तुम्हारे से कोऑर्डिनेट्स शेयर करता है तुम्हारे किसी पार्टनर को, जिसको तुम तुम्हारी लोकेशन सेंड करो। अब कोऑर्डिनेट्स क्या है, x, y, z के अकॉर्डिंग। अच्छा, कोऑर्डिनेट्स GPS के लिए कुछ अलग पैरामीटर्स के साथ भी होते हैं जो कंप्यूटर में रीड किए जाते हैं, जिससे आपको तो केवल डायरेक्शन मिलती है लेकिन कोऑर्डिनेट्स थोड़ी मिलते हैं। कोऑर्डिनेट्स एक्चुअली में भेजे जाते हैं लेकिन तुम कोऑर्डिनेट्स रीड नहीं करते हो, तुम केवल डायरेक्शन देखते हो। वापस आ जाओ बच्चों, मैं तुम्हें क्या समझा रहा हूँ कि वेक्टर को बनाया कैसे जाता है, हाउ टू कंसिडर वेक्टर क्वांटिटी। तो वेक्टर क्वांटिटी बनाने के लिए जैसे फिजिकल क्वांटिटी बनाया जाता है वैसे ही वेक्टर क्वांटिटी बनाया जाता है। क्या बोल दिया मैंने, फिजिकल क्वांटिटी बनाने के लिए क्या करते हैं, फिजिकल क्वांटिटी बनाने के लिए क्या करते हैं, पीछे यूनिट लगा देते हैं। तो वेक्टर क्वांटिटी बनाने के लिए क्या करेंगे, पीछे वेक्टर यूनिट वेक्टर लगा देंगे, सही है ना। वेक्टर क्वांटिटी बनाने के लिए पीछे यूनिट वेक्टर लगा देंगे और फिजिकल क्वांटिटी बनाने के लिए पीछे यूनिट लगा देंगे। बस उड़ा लो बच्चे जल्दी से। अभी भी क्लासिफिकेशन ऑफ वेक्टर्स पे चल रहा है बच्चों, थोड़ा थोड़ा स्पीड में चल रहा है बच्चों, फ्लो चलेगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। मिटा रहा हूँ मैं सारा, जल्दी से उतार लो बच्चों। वेक्टर क्वांटिटी कैसे बनाई जाती है, नोट डाल के लिख लेना, 5 रुपए का नोट की वेक्टर क्वांटिटी कैसे बनाई जाती है। कितने रुपए का नोट बच्चों, ये देखो 5 रुपए का नोट लिखेंगे, जिसमें लिखेंगे कि अगर किसी न्यूमेरिकल वैल्यू के पीछे अगर यूनिट वेक्टर लगा दिया जाए तो वो वेक्टर क्वांटिटी बन जाएगा। समझ में आया गाँव वालों, क्या बन जाएगा, वो वेक्टर क्वांटिटी बन जाएगा। उतार लो जल्दी से, उतार लो, चलो 5 पे खर्च करो जल्दी से, पैसे लगे बैठो बच्चों। आज तुम्हारे लिए बहुत सारे खर्च होने वाले हैं। स्टार्ट करते हैं बच्चों वापस शुरू से कि सबसे पहले मैंने क्या लिखा है बच्चों, जीरो वेक्टर। क्या होता है जीरो वेक्टर, जीरो वेक्टर वो होता है जिसका मैग्नीट्यूड क्या हो बच्चों, 0। दूसरा वेक्टर लिखा है मैंने यूनिट वेक्टर। यूनिट वेक्टर क्या होता है, ए कैप, रिप्रेजेंट करता है ए वेक्टर अपॉन ए का मैग्नीट्यूड, जिसके अंदर ए मैग्नीट्यूड की वैल्यू होती है 1। ए के मैग्नीट्यूड की वैल्यू क्या होती है बच्चों, 1। यूनिट वेक्टर को रिप्रेजेंट करने का तरीका समझ में आ गया, वेक्टर को कैसे कंसिडर किया जाता है। मैं तुम्हें बता दूं बच्चों, 2-4 क्वेश्चन ऐसे सिंपल से बना देता हूं मैं कि हमारे पास ऐसा क्वेश्चन देते, फाइंड अ वेक्टर अलोंग एक्स एक्सिस ऑफ यूनिट 5। वेक्टर का नाम दे देना बच्चे, आ गया समझ में पक्का। और अगर मैंने कुछ लिखा फाइंड अ वेक्टर अलोंग
y एक्सिस ऑफ यूनिट 6, पक्का, ऑफ अलोंग एक्स वाई प्लेन, ये दे देवे तो 5 आई कैप और 5 जे कैप, पक्का ना, पक्का, ठीक है। ये मैंने नॉर्मली ऐसे सिंपल सा समझाया है, आगे चलते जाएंगे तो पता चलते जाएगा। उतारते जाओ बच्चों जल्दी से। ये क्वेश्चन है, फालतू क्वेश्चन होते हैं जो बहुत छोटे छोटे होते हैं, जिनका आंसर अपन छुटकी भी दे सकते हैं। क्वेश्चन देखा, आंसर देखा, ओहो सीधा एक्स के लिए आई कैप, वाई के लिए जे कैप, जेड के लिए के कैप लिख देंगे। यूनिट वेक्टर हो गया बच्चों। तीसरा वेक्टर लिखता हूं मैं यहाँ पर, स्टार्ट करते हैं बच्चों, ध्यान रख लेना। सबसे पहले हो गया जीरो वेक्टर, दूसरा हो गया यूनिट वेक्टर, तीसरा वेक्टर मैं तुम्हारे मुंह पे मार रहा हूँ बच्चों यहाँ पर। तीसरा वेक्टर कौन सा हो सकता है? तीसरा वेक्टर है हमारे लिए बच्चों पैरेलल वेक्टर। कौन सा वेक्टर बच्चों? पैरेलल वेक्टर। क्या होता है पैरेलल वेक्टर बताओ, अंडरलाइन कर दूं क्या सबको? क्या होता है पैरेलल वेक्टर? अब वेक्टर इज नोन टू बी पैरेलल इफ इट्स दे विल नेवर इंटरसेक्ट ईच अदर। मतलब ऐसे दो वेक्टर जो कभी एक दूसरे को इंटरसेक्ट न करे, जैसे पैरेलल लाइंस, वैसे पैरेलल वेक्टर की डेफिनेशन। पैरेलल वेक्टर्स क्या होते हैं या पैरेलल लाइंस क्या होती है? टू लाइंस आर नोन टू बी पैरेलल इफ दे नेवर इंटरसेक्ट ईच अदर। इसी प्रकार पैरेलल वेक्टर के लिए भी डेफिनेशन ये होगी कि टू वेक्टर्स आर नोन टू बी पैरेलल इफ दे विल नेवर इंटरसेक्ट ईच अदर। समझ में? दे विल नेवर इंटरसेक्ट ईच अदर। तो मैं यहाँ पर नॉर्मल से एक वेक्टर बनाता हूँ। ये मान लो ए वेक्टर है और ये बी वेक्टर, इन दोनों के बीच में कॉमन डिस्टेंस कितनी मान ली मैंने बच्चों? लैम्डा मान ली है। तो ये पैरेलल वेक्टर की डेफिनेशन हो जाएगी, जिसमें नेवर इंटरसेक्ट वाला वर्ड यूज़ किया जाता है। नेवर इंटरसेक्ट, जो कभी एक दूसरे को कभी भी इंटरसेक्ट नहीं करते हैं। बच्चों एक कहानी बताना चाहता हूँ मैं कि पैरेलल वेक्टर के लिए एक छोटी सी चीज़ है जो तुम याद रख लोगे ना, नॉट। इसकी जो स्लोप होती है ना पैरेलल वेक्टर की, वो सेम होती है। नोट क्या है इसका? पैरेलल वेक्टर की स्लोप क्या होती है? सेम। जैसे मान लो कि दो वेक्टर ऐसे जा रहे हैं, ए वेक्टर और बी वेक्टर, क्या दोनों सेम ढलान में जा रहे हैं? क्या दोनों का एंगल थीटा थीटा सेम बन रहा है कि नहीं बन रहा है? इसका मतलब स्लोप का मतलब क्या होता था? याद आ रहा है टेन थीटा? अब याद आ रहा है कि नहीं आ रहा? तो टेन थीटा के हिसाब से तो स्लोप सेम होगी। इसका पैरेलल वेक्टर की डेफिनेशन में ये भी ऐड हो जाता है कि उनकी स्लोप क्या होती है बच्चों? सेम होती है। पैरेलल वेक्टर के साथ एक वेक्टर और लिखता हूँ बच्चों मैं यहाँ पर, तीसरा वेक्टर। वो कौन सा लिखता हूँ मैं? चलो लिख देता हूँ, रुक जाओ। को इनिशियल वेक्टर। कौन सा वेक्टर बच्चों? अब को इनिशियल वर्ड क्यों, कंटिन्यूस लिख देता हूँ पहले, या को लीनियर वेक्टर पहले लिख देता हूँ। को लीनियर वेक्टर नंबर 4। क्या होता है को लीनियर वेक्टर बच्चों? ऐसे दो वेक्टर जो एक दूसरे को इंटरसेक्ट को कर रहे हैं, लेकिन हो क्या रहा है साथ में बच्चों? थोड़ा सा एक दूसरे के ऊपर कोइंसाइड टाइप हो रहा है ना। इसका मतलब एक वेक्टर जहाँ वेक्टर से जा रहा है उसी वेक्टर से ये वाला बीच से स्टार्ट होकर ऐसे जा रहा है क्या बच्चों? इनको बोलते हैं को लीनियर वेक्टर, जो एक ही लाइन पर हो। ठीक है ना? इनमें भी चीज़ बच्चों यही है कि इनकी भी स्लोप क्या होती है बच्चों? सेम। समझ गए ना? ऐसे ऐसे, ये को लीनियर हो गया। ठीक है ना? आगे इंपॉर्टेंट क्या है वो तो बाद में बताऊंगा, अभी तो मैं सारे वेक्टर की जानकारी दे देता हूँ बच्चों तुम्हें। ठीक है ना? को लीनियर वेक्टर हो गया। इसके बाद अपन कौन से वेक्टर की बात करते हैं बच्चों? इक्वल वेक्टर। क्या होता है बच्चों इक्वल वेक्टर? इक्वल वेक्टर में दो चीज़ें। सबसे पहले एक तो है डायरेक्शन क्या हो बच्चों? इक्वल हो। दूसरा है मैग्नीट्यूड भी क्या होना चाहिए बच्चों? इक्वल होना चाहिए। डायरेक्शन इक्वल होना चाहिए और मैग्नीट्यूड इक्वल होना चाहिए। अगर मैंने लिखा ए वेक्टर इज इक्वल टू 3 आई कैप, तो बी वेक्टर भी 3 आई कैप होना चाहिए। और अगर मैंने ऐसा ना लिख के दूसरा लिखा है ए वेक्टर बराबर 3 आई कैप प्लस 4 जे कैप, और बी वेक्टर जो है वो 4 जे कैप प्लस 3 आई कैप है, तो भी ये दोनों इक्वल वेक्टर कहलाएंगे। अगला वेक्टर लिखो बच्चों जल्दी से। अगला वेक्टर मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ ऑपोजिट वेक्टर। कौन सा वेक्टर लिख रहा हूँ बच्चों? ऑपोजिट वेक्टर। ऑपोजिट वेक्टर का मतलब होता है जिसके अंदर, पहली चीज़ तो मैंने लिख देता हूँ बच्चों कि मैग्नीट्यूड तो इक्वल होगा बच्चों। मैग्नीट्यूड क्या होगा बच्चों? इक्वल होगा। और दूसरा नंबर है डायरेक्शन जो है इसकी, वो क्या होगी बच्चों? ऑपोजिट होगी। अब मैं ऑपोजिट डायरेक्शन और इक्वल डायरेक्शन के अंदर एक चीज़ लिख देता हूँ कि अगर जैसे मान लो एक वेक्टर ऐसा है और दूसरा वेक्टर ऐसा है,
ये भी 3 आई कैप है, ये भी 3 आई कैप है, तो इन दोनों के बीच का जो एंगल भी होगा ना बच्चों थीटा, वो 0 डिग्री होगा। दोनों एक दूसरे को काटेंगे नहीं, अगर काट भी लेंगे तो दोनों एक दूसरे को क्या आएंगे, बिल्कुल सीधे रहेंगे, पैरेलल, या फिर इनसाइड करते रहेंगे, कभी भी एक दूसरे को ऐसे उल्टा सीधा एंगल नहीं बनाएंगे। इसी प्रकार यहाँ पर क्या होगा, ऑपोजिट वेक्टर में एक वेक्टर इधर जा रहा है, मान लो ए वेक्टर, तो दूसरा कहाँ जाएगा, पीछे की तरफ जाएगा। मान लो कि ये भी 3 आई कैप है, तो ये कितना होगा, 3 आई कैप होगा, लेकिन कहाँ पर, माइनस का हो जाएगा, इसलिए डायरेक्शन क्या होती है इसकी बच्चों, ऑपोजिट होती है। इसको रिप्रेजेंट करने का तरीका ऐसे लिखा जाता है, लेकिन इन दोनों का जो मैग्नीट्यूड होता है बच्चों वो सेम होता है। डायरेक्शन ऑपोजिट होती है, मैग्नीट्यूड क्या होता है बच्चों, सेम होता है, और इनके बीच में जो एंगल होता है थीटा वो 180 डिग्री बन जाता है। समझ में आया। और इनके बीच का एंगल दिख रहा है तुम्हें, मान लो एक वेक्टर ऐसे जा रहा है और दूसरा वेक्टर ऐसे जा रहा है, लेकिन दोनों सेम होने चाहिए लेंथ में, तो इन दोनों के बीच में जो एंगल है वो 0 पर ही मौजूद है, अभी भी दूर नहीं हो रहा। अच्छा मैं सीधा क्यों बना रहा हूँ, मैं चाहता तो वेक्टर ऐसे भी तो बना सकता था दोनों। समझ में आया। ए वेक्टर, ये ए वेक्टर ऊपर वाला है, बी वेक्टर इसके नीचे वाला है, दोनों के बीच में एंगल अभी भी क्या है, दोनों के बीच का एंगल बोल रहा हूँ बच्चों, एक्स एक्सिस से एंगल नहीं बोल रहा, इन दोनों के बीच का एंगल कितना है, थीटा, अभी भी क्या है बच्चों, 0 है। एक्स से एंगल की बात नहीं कर रहे, अपन बात कर रहे हैं कि इन दोनों के बीच का एंगल कितना है। वहां पर भी देखो इन दोनों के बीच का एंगल कैसे होगा, 180 डिग्री, और 180 डिग्री है, तो यहाँ पर बच्चों मैं चर्चा कर लेता हूँ कि यहाँ पर काम आएगा cos थीटा, इसका मतलब cos 180, मैंने टेबल बनाने सिखाया था, cos 180 की वैल्यू -1 होती है, चेक कर लेना एक और बच्चों अच्छे से। सर cos थीटा यूज कैसे कर रहे हैं अपन, बताऊंगा ना, हाई की चर्चा में आएगा सब कुछ। कौन कौन से वेक्टर पढ़ लिए अपने बच्चों, देखो एक बार, 1 2 3 4, पांचवा है इक्वल वेक्टर, छठा है ऑपोजिट वेक्टर। जल्दी से उतारो बच्चों, मिटाने वाला हूं मैं। अब कौन से वेक्टर की बात करें बच्चों, अपन बात करते हैं, मैंने बात करा जैसे कोलिनियर वेक्टर, ऐसे दो वेक्टर या दो या दो से अधिक वेक्टर या एक दूसरे के ऊपर एक ही लाइन पे बनते हैं ना, एक दूसरे के ऊपर नहीं, एक ही लाइन पे। अच्छा एक दूसरे के ऊपर भी हो सकते हैं, उसे कोइंसाइड वेक्टर भी बोल सकते हैं बच्चों, जो एक दूसरे के ऊपर हो। मैंने बात कर ली थी कोलिनियर वेक्टर की है ना, अब मैं बात करूँ क्या लिखा है मैंने, प्लेनर वेक्टर। अब को प्लेनर वेक्टर क्या होता है, तो उसके लिए मुझे एक क्या बनाना पड़ेगा बच्चों, प्लेन बनाना पड़ेगा, ठीक है ना, को प्लेनर वेक्टर की। तो जरा देखिए, मान लेते हैं कि ये हमारे पास वेक्टर ए है, ये वेक्टर बी है, ये वेक्टर सी है और ये वेक्टर डी है। तो बताओ इनमें से कौन कौन से वेक्टर को प्लेनर है। तो को प्लेनर वेक्टर सामने आ गया बच्चों। ऐसे वेक्टर जो एक ही प्लेन पर मौजूद हो वो को प्लेनर वेक्टर कहलाते हैं। प्लेन मतलब एक्स वाई और जेड, इसकी चर्चा मैंने पहले ही कर दी थी बच्चों तुम्हें कि ये कहलाता है एक्स वाई प्लेन, ये कहलाता है वाई जेड प्लेन, और ये कहलाता है बच्चों जेड एक्स प्लेन। समझ में आ गया बच्चों, कोई परेशानी वाली बात नहीं। ये मैंने चर्चा में पहले बता दिया 1D 2D 3D कैसे बनाया जाता है। 0D से स्टार्ट करके एक्सट्रूशन देखा था, पॉइंट की पॉइंट लाइन बना था, लाइन प्लेन बना था, प्लेन 3D बना था, ऑब्जेक्ट जिसे कहते थे स्पेस 3 डायमेंशन। वापस आ जाओ बच्चों, ए और बी वेक्टर को प्लेनर है। तो अगर मैं बात करूँ सी और डी का पेयर, या फिर सी डी ए पेयर, या सी और ए पेयर, या फिर ए और डी पेयर, ये सब पेयर क्या है बच्चों, इससे अपन बोलेंगे नॉन को प्लेनर। क्या बोलेंगे बच्चों, नॉन को प्लेनर। को प्लेनर क्या होता है पता चल गया, और नॉन को प्लेनर क्या होता है वो भी पता चल गया। को प्लेनर वेक्टर ऐसे वेक्टर होते हैं जो एक ही प्लेन पर मौजूद होते हैं, और नॉन को प्लेनर वेक्टर होते हैं जो अलग अलग प्लेन को रिप्रेजेंट करते हैं, अलग अलग प्लेन को रेफरेंस मान के बनते हैं। समझ में आ गया बच्चों। मान लो कि हमारे इस रूम में 1 2 3 4 5 दीवारें, एक टेढ़ी भी है, लेकिन 4 है तुम्हारे कमरे। मान लो 4 दीवारें, एक फर्श, 5 और छठा रूफ टॉप। तो हमारे पास 6 फेसेस है मान लो इस क्यूबॉइड के। क्यूबॉइड है या क्यूब है तुम्हारा रूम, कुछ भी हो, 6 फेस तो है ना बच्चों, ठीक है। उसमें से नीचे बॉटम और अपसाइड वाले को छोड़ दो, बाकी बच्चे हमारे पास 4 फेस। अब 4 फेस में मान लो कि एक जगह ट्यूबलाइट लगी हुई है, नहीं लगी हुई तुम्हारे, फोर सीलिंग है, ठीक है। हमारी ट्यूबलाइट लगी हुई है एक
तो इन ट्यूबलाइट के आधार पर देखा जाए तो एक दीवार पर एक ट्यूबलाइट लगी हुई है और एक इस दीवार पर ट्यूबलाइट लगी हुई है, तो क्या ये दोनों कोप्लेनर वेक्टर है क्या? तो अपन बोलेंगे नहीं, नॉन कोप्लेनर वेक्टर है। लेकिन बच्चे एक छोटा सा क्वेश्चन पूछूं तुमसे मैं, क्या ये दोनों जो ट्यूबलाइट है ऐसी लगी हुई है, समझ रहे हो, सीधी सीधी, तो क्या ये दोनों वेक्टर्स जो है वो पैरेलल है क्या? यार मेरे बता रहा हूँ मैं, ट्यूबलाइट ये वाली और ये वाली आमने सामने, ठीक है, रूम बनाओ बढ़िया सा, देखो कुछ इस टाइप से मामला बच्चों, जिसमें से एक ट्यूबलाइट यहाँ लगी हुई है और एक ट्यूबलाइट यहाँ लगी हुई। बताओ क्या ये दोनों पैरेलल है क्या? बोलोगे हाँ बिल्कुल पैरेलल है। और एक ट्यूबलाइट अगर यहाँ लगा दूँ तो बताओ ये दोनों पैरेलल है क्या? नहीं, ये दोनों परपेंडिकुलर हो गए, ये दोनों परपेंडिकुलर, ये दोनों पैरेलल हो गए। समझ में आ गया? कोई परेशानी वाली बात नहीं है बच्चों, मिटा रहा हूँ, जल्दी से उतार लो बच्चों। ये मैंने 3D के बारे में बताया, कोप्लेनर वेक्टर्स क्या होते हैं ये भी समझाया। समझ में आया क्या? अरे छोटे समझ में आया क्या? अरे वापस बताऊं क्या? देखो इन्हें, आगे चले। कौन कौन से वेक्टर हो गए बच्चों? चलिए इसे डिस्कस करो। जीरो वेक्टर पर लिया, यूनिट वेक्टर पर लिया, इक्वल वेक्टर, ऑपोजिट वेक्टर, कोप्लेनर, नॉन कोप्लेनर और कंटिन्यूस वेक्टर, कोलिनियर वेक्टर, कोइंसाइड वेक्टर, पैरेलल वेक्टर, बहुत सारे वेक्टर पढ़ लिए। लेकिन अब मेरे को जो इंपॉर्टेंट वेक्टर पढ़ाने हैं वो ये है भाई और बहनों। एक तो है कंटिन्यूस वेक्टर। कौन सा वेक्टर लिखा है मैंने बच्चों? कंटिन्यूस वेक्टर। और एक वेक्टर में लिख रहा हूं बच्चों को इनिशियल वेक्टर। एक तो लिखा मैंने कंटिन्यूस वेक्टर और एक लिखा है मैंने को इनिशियल वेक्टर। को इनिशियल वेक्टर नाम में पता चल रहा है कि को इनिशियल, ऐसा वेक्टर जो एक ही पॉइंट से स्टार्ट हो। एक ऐसा वेक्टर नहीं, ऐसे दो या दो से अधिक वेक्टर, टू और मोर वेक्टर आर नोन टू बी को इनिशियल। दे विल स्टार्ट फ्रॉम सिंगुलर पॉइंट, किसी भी एक सिंगल पॉइंट से, या फिर स्पॉन्टेनियसली स्टार्ट होते हैं, या फिर एक ही पॉइंट से स्टार्ट होते हैं, जिसे को इनिशियल वेक्टर बोलते हैं। मान लेते हैं कि हमारे पास एक आई कैप वेक्टर है, नहीं एक्स डायरेक्शन का बिल्कुल है, वाई डायरेक्शन का जे कैप है नहीं है, जेड डायरेक्शन का के कैप है नहीं है, तो अपन ऐसे बोल सकते हैं कि आई कैप, जे कैप, के कैप आर को इनिशियल वेक्टर्स। समझ में आया? ऐसे वेक्टर जो एक ही पॉइंट से स्टार्ट होते हैं। कहाँ से स्टार्ट हो रहे हैं बच्चों? ये ओरिजिन से स्टार्ट हो रहे हैं। कहाँ से हो रहा है? मूल चंद्र से, मूल बिंदु से, ओरिजिन से स्टार्ट हो रहे हैं। इसलिए इनके पल दिया बच्चों अपन ने, इनको अपने बोल दिया है कि ये है गाँव वालों यूनिट वेक्टर, को इनिशियल वेक्टर जो एक ही पॉइंट से स्टार्ट होता है। अगला वेक्टर लिखा बच्चों कंटिन्यूस वेक्टर। कंटिन्यूस वेक्टर को समझने के लिए या समझाने के लिए मुझे एक खुलासा करना पड़ेगा बच्चों, थोड़ा सा मिटा दूं मैं। मान लो कि अब बैच में कौन कौन से बच्चे जुड़े हुए हैं। अब मुझे हर किसी का नाम तो पता नहीं है, लेकिन मेरे को एक नाम याद है, एक है गीतांजलि बच्ची, और एक है बच्चा हमारे लिए, कौन सा बच्चा था? यश, ठीक है ना। मान लो कि गीतांजलि, आयुषी और यश, ये 3 बच्चे हैं, ठीक है ना। तो यश जो है यहां, ये क्या बना रहा हूं बच्चों में? नहीं मजाक नहीं उड़ाऊंगा वीरों को, ध्यान से सुनो बच्चों। यश जो है वो थोड़ा सा अच्छा बच्चा है ना, बहुत ही सिंसियर बच्चा है। तो यश जो है वो खाई में गिर रहा है। अच्छा, खाई नहीं लग रही है तुम्हें? यार है तो सही यार खाई। हाँ ये खाई है बच्चों, है ना। खाई में गिर रहा है, दीवार को पकड़ के बैठा हुआ, दीवार नहीं, ये जो चट्टान है इसको पकड़ के बैठा हुआ है। और यहाँ आ गई बच्चों, एक तो आ गई है आयुषी और एक आ गई हमारी गीतांजलि। ये लो 2 चोटियाँ हैं दोनों के ना। तो ये दोनों बच्चे यश को बचाने जा रहे हैं, क्योंकि चिल्ला रहा है तो ये इंसानियत है तो बचाएंगे। खाई में गिर रहा है ऐसे थोड़ी तुम जाने दोगे, नहीं। तीनों का एग्जाम एक साथ देना है, इसलिए ये दोनों इसको बचाने जा रहे हैं। बचाने के तरीके देखना बच्चों। सबसे पहला तरीका बचाने का जो इनका होगा वो ये तरीका हो सकता है, मान लो कि क्या हुआ बताओ?
मान लो कि ये आयुषी है, गीतांजलि है, यश है, तो आयुषी ने यश का हाथ पकड़ा और आयुषी का दूसरा हाथ किसने पकड़ा? गीतांजलि ने पकड़ा। तो क्या सोचो, ये जो पॉइंट है, इस पॉइंट पर पहले आयुषी ने खींचा क्या? फिर आयुषी को कौन खींच रही है? जी वेक्टर गीतांजलि खींच रही है क्या? और ये इसका इनिशियल पॉइंट है ना, जहां से ये खींचा जा रहा है। तो इन्हें अपन क्या बोलते हैं? कॉन्टिन्यूस वेक्टर। ऐसे वेक्टर जो एक खत्म होता तो दूसरा चालू हो जाता है उसी के पीछे से, है ना, तो वो कहलाता है कंटिन्यूस वेक्टर। इसी प्रकार अब मैं दूसरी कहानी देखूं बच्चों। दूसरी कहानी है कि गीतांजलि आयुषी का हाथ नहीं पकड़ रही है, गीतांजलि जो है वो यश का दूसरा हाथ पकड़ के बैठ गई है। तो क्या उस स्थिति में वेक्टर कुछ ऐसा होगा क्या? आयुषी ने तो कैसा कैसे ऐसे खींचा और गीतांजलि ने कैसे खींचा? ऐसे। तो क्या एक ही पॉइंट को दो जने मिलके खींच रहे क्या? इसे अपन बोलते हैं को इनिशियल वेक्टर्स। समझ में आ गया बच्चों? कॉन्टिन्यूस वेक्टर और को इनिशियल वेक्टर दोनों समझ में आ गए। डेफिनेशन लिखाने की कोई जरूरत नहीं है, हमें कंसेप्ट पता होना चाहिए कि को इनिशियल वेक्टर क्या होता है, जो एक ही पॉइंट से स्टार्ट होते हैं। और कंटिन्यूस वेक्टर क्या होते हैं? जो एक वेक्टर स्टार्ट होकर खत्म होता है तो उसके जस्ट बाद दूसरा वेक्टर स्टार्ट हो जाता है, दूसरा वेक्टर खत्म होते ही तीसरा वेक्टर स्टार्ट हो जाता है। ये को इनिशियल वेक्टर या कंटिन्यूस वेक्टर है। ये दो या दो से अधिक हो सकते हैं बच्चों, ज़्यादा भी हो सकते हैं, कुछ भी नहीं कह सकते। समझ में आ गई कहानी मेरी? बोलो हाँ। मिटा रहा हूँ मैं ना, बचा लेना बच्चों, है ना। हाँ, ऐसे तुम कोई से वेक्टर लगाओ बच्चों। अब तुम्हारे दिमाग में आ रहा होगा कि सर दोनों में से इफेक्टिव कौन सा है बच्चों? बच्चों कॉन्टिन्यूस वेक्टर जो है ना, एक के बाद एक के बाद एक, ये तो फिल्मों में देखा जाता है ना। मूवी मेरे को याद नहीं आ रही, लेकिन होता तो मूवीज़ में। लेकिन बाकी थोड़ा सा अगर इंसानियत लगाएं, फिजिक्स लगाएं थोड़ी सी, तो यार एक जना वो वाला हाथ पकड़ेगा, दूसरा ये वाला हाथ पकड़ेगा, ताकि दोनों इसमें गिरने के चांस थोड़े से कम हो जाते हैं। ठीक है, पक्का? आगे चलते हैं। अब कोई इनिशियल कंटिन्यूस वेक्टर हमें दोनों समझ में आ गए। अब कोई वेक्टर तुम्हें ऐसा लगता है बच्चों जो सर हमें पूछना है, तो मुझे कमेंट बॉक्स में बताना, क्योंकि मैंने 2-4 वेक्टर छोड़ दिए तुम्हारे लिए। तुम मुझे अगर बताओगे डाउट चैम्बर में कि सर ये वाला वेक्टर बताओ ना एक बार, मैं 100% शॉर्ट वीडियो बना के शॉर्ट वीडियो बना के आप सबके सामने मुंह पे मार दूंगा। आगे चलते हैं बच्चों। वेक्टर बंद मिट क्यों रहा है बच्चों? धीरे धीरे अभी खत्म नहीं हुआ है वेक्टर। चलेगा? ओए हाँ चलेगा, तू ऐसे खत्म नहीं हो जाएगा तू। ठीक है, स्टार्ट करें बच्चों। चलो, सबसे पहले अपन जो टॉपिक स्टार्ट करेंगे वो है हमारा, अपने वेक्टर के टाइप तो पढ़ लिए काफ़ी सारे, है ना। अपन पढ़ेंगे एडिशन ऑफ वेक्टर्स, है ना। वेक्टर को ऐड कैसे करते हैं, एडिशन ऑफ वेक्टर्स। तो वेक्टर को एडिशन करने के लिए 3 मेथड है बच्चों हमारे पास। मैं बता देता हूँ कि वेक्टर को एडिशन क्यों किया जाता है। मान लीजिए हमारे पास एक कुर्सी पड़ी थी यहाँ पे, डिशुम 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 डिशुम, इसको यहाँ से यहाँ लेके आए, फिर यहाँ से वहाँ लेके आए। तो बताओ कुर्सी को यहाँ से यहाँ ले गए तो क्या वेक्टर बोल दिया अपन ने? ए वेक्टर। यहाँ से यहाँ लेके आया तो क्या वेक्टर बोल दिया अपन ने? इसको बी वेक्टर। ठीक है ना बच्चों। तो ये एक्चुअली में कुर्सी को यहाँ से वहाँ पे भी तो लेके जा सकते थे, तो इतना घूमने की क्या जरूरत थी बच्चों, ना। सोचने वाली बात है नहीं है। तो घूमा उमा कुछ नहीं है बच्चों। अपन क्या करते हैं, सिंपल सी एक कहानी देखते हैं ना, कि ये यहाँ से यहाँ पे भी जा सकता था, जिसको नाम क्या दे दिया मैंने? आर वेक्टर, जो कि क्या होगा? ए प्लस बी वेक्टर के बराबर होगा। ये इसका क्या कहलाता है बच्चों? ये इसका कहलाता है रिजल्टेंट वेक्टर। रिजल्टेंट मतलब लास्ट में रिजल्ट क्या मिला है। रिप्रेजेंट करने का तरीका आर बराबर ए प्लस बी वेक्टर। दूसरा देखो बच्चों, मान लो कि कुर्सी पड़ी है यहाँ पर। क्या पड़ी है बच्चों? कुर्सी पड़ी है। कुर्सी एक जना तो यहाँ से खींच रहा और एक जना यहाँ से खींच रहा। बताओ कुर्सी कहाँ जाएगी? ये मान लो ए वेक्टर है और ये मान लो बी वेक्टर। बताओ कुर्सी कहाँ जाएगी? कुर्सी जाएगी बिल्कुल बीच में से। सोचो, थोड़ा सा दिमाग लगाओ बच्चों। अगर मेरे को कोई एक जना यहाँ से खींचे, एक जना यहाँ से खींचे, मैं कहाँ जाऊँगा? जो मेरे को ज़्यादा खींचेगा। और अगर दोनों मेरे को बराबर खींचे तो मैं कहाँ जाऊँगा? मैं कहीं नहीं जाऊँगा, बिल्कुल सेंटर में जाऊँगा। लेकिन अगर कोई मेरे को यहाँ से खींचे, तो सोचो एक जना यहाँ से पकड़ खींच रहा है, एक जना यहाँ से पकड़ खींच रहा है, तो मैं ऐसे हो जाऊँगा कि सामने से। इसका मतलब मेरे को यहाँ जाना चाहिए था या यहाँ? नहीं, मैं दोनों के प्रभाव में हूँ, इसलिए मैं कहाँ से चला जाऊँगा? इन दोनों के डायगोनल से होते हुए, इन दोनों के बीच में से होते हुए, इन दोनों के विकर्ण से होते हुए। तो क्या कुछ इस तरीके से जाएगा क्या? मान ले कि कुर्सी थोड़ी देर बाद कहाँ पहुँच गई? कहाँ? मान लो थोड़ी देर बाद कुर्सी पहुँच गई यहाँ पर। इसका मतलब ये हो गया कि एक तो यहाँ से ये वेक्टर पहुँचा होगा, यहाँ से वेक्टर। मैंने पैरेललोग्राम बना लिया बच्चों। ये बी है तो ये भी क्या होगा? पैरेलल बी। ये क्या होगा? ए। थोड़ा सा दिमाग लगाओ बच्चों, क्या बन गया? वापस ट्रायंगल जैसा कुछ बन गया क्या? इसी थ्योरी जैसा। और वेक्टर यही गया तो इसको मैंने क्या नाम दे दिया? ए बराबर ए प्लस बी। समझ में आया? अब थोड़ा सा दिमाग लगाओ
ये तो पता चल गया ना बच्चों कि रिजल्टेंट वेक्टर इसमें बीच में जाएगा, इसमें से भी ऐसे जा रहा है। अब सोचने वाली बात है कि यहाँ पर बन रहा है बच्चों ट्राइंगल, और यहाँ पर क्या बन रहा है बच्चों, पैरेललोग्राम। और जहाँ ट्राइंगल बन रहा है उससे अपन बोलते हैं ट्राइंगुलर रूल, ठीक है ना। और जहाँ पैरेललोग्राम बन रहा है उससे अपन क्या बोलते हैं, पैरेललोग्राम रूल। लेकिन बच्चों ट्राइंगुलर रूल कब लगता है, पैरेललोग्राम को रूल कब लगता है, ये मैंने तुम्हें शायद नहीं समझाया, लेकिन इसका टॉपिक जरूर समझा दिया कि अगर कोई वेक्टर कंटिन्यूअस हो तो ऐसा करेंगे, को इनिशियल हो तो ऐसा करेंगे। कंटिन्यूअस वेक्टर के अंदर लगता है बच्चों ट्रायंगुलर रूल, और को इनिशियल वेक्टर के बीच में लगता है बच्चों पैरेललोग्राम रूल, ठीक है ना। अब देखो बच्चों, क्या ये आर वेक्टर भी ए प्लस बी के ही बराबर हुआ, क्या नहीं हुआ। दो रूल पढ़ चुके अपन बच्चों, ये सिर्फ दो वेक्टर की कहानी थी। अब अपन बात करेंगे तीसरे रूल की, जिसका नाम है पॉलीगन रूल। एडिशन ऑफ वेक्टर समझ में आ रहा है बच्चों, कोई परेशानी वाली बात। एक चीज याद रख लेना बच्चों कि ट्रायंगुलर रूल किसमें लगता है, जिसमें दो वेक्टर लगातार होने चाहिए। क्या होने चाहिए, एक चल रहा है यहाँ पर तो दूसरा इसके बाद चालू होना चाहिए। दो लगातार वेक्टर का सम रिजल्टेंट वेक्टर के बराबर होगा, दो लगातार वेक्टर का सम रिजल्टेंट वेक्टर के बराबर होगा, दो लगातार वेक्टर का सम रिजल्टेंट वेक्टर के बराबर होगा। ये चीज मैं थोड़ा सा डिस्क्रिप्शन में दूं क्या बच्चों, तुम्हें थोड़ा सा अच्छे से समझाऊं मैं। दो लगातार वेक्टर, मान लो कि हमारे पास ये है x, ये है y, ये है z, जिसके अंदर ये है r1 वेक्टर p, ये है r2 वेक्टर q पॉइंट r1 r2। मान लो कि मुझे p और q वेक्टर निकालना है। कौन सा वेक्टर निकालना है बच्चों, p q वेक्टर। तो p q वेक्टर ये डायरेक्शन रखनी है। तो पी क्यू वेक्टर निकालने के लिए थोड़ा सा दिमाग लगाना, क्या ये ओ है, क्या इसमें ट्रायंगल ओ पी क्यू बन रहा है, क्या नहीं बन रहा है, देख लो एक बार। और क्या इसमें ओ पी वेक्टर प्लस पी क्यू वेक्टर बराबर पी ओ क्यू वेक्टर होगा कि नहीं होगा। देखो ओ पी वेक्टर प्लस पी क्यू वेक्टर बराबर ओ क्यू वेक्टर, दो लगातार वेक्टर का सम तीसरे के समान बराबर होगा, तो लगातार वेक्टर का सम तीसरे के बराबर होगा। तीसरा मतलब ये वाला तीसरा वेक्टर। तो सोचो बच्चों, मुझे पी क्यू की वैल्यू चाहिए। पी क्यू मतलब क्या, ओ क्यू माइनस ओ पी हो जाएगा, क्या ओ क्यू माइनस ओ पी। अच्छा, ओ क्यू वेक्टर को बोलूँगा मैं R2 माइनस R1, और पी क्यू को ही बोलते हैं R21। मतलब दूसरे पर 1 से दूसरे पर जा रहे हैं तो अपन क्या बोलेंगे, 2 को टारगेट करते हुए अपन 1 की तरफ जा रहे हैं, 2 को टारगेट करते हुए अपन 1 की तरफ जा रहे हैं, तो इसे बोलते हैं R21, जो कि क्या होगा R2 माइनस R1। एक्चुअली में ये कहाँ से आया ये मैंने तुम्हें समझाया है, लेकिन तुम डायरेक्ट इसको यूज़ करते थे बच्चों, अभी तक यूज़ करते रहना, लेकिन अपन को फिर भी ये कंसेप्ट सामने आ चुका है। क्या ये कहानी समझ में आई क्या, दो को इनिशियल वेक्टर, दो कंटिन्यूअस वेक्टर के लिए ये कहानी हमेशा याद रखना कि दो कंटिन्यूअस वेक्टर का सम तीसरे वेक्टर के बराबर होगा, दो कंटिन्यूअस वेक्टर का सम तीसरे वेक्टर के बराबर होगा। और यहाँ पर बच्चों क्या लिखूँ मैं, नोट डाल लो 10 रुपये का, ये 10 रुपये का नोट है बच्चों ना। कि ये चीज़ काम आएगी, कहाँ कहाँ काम आएगी बताओ बच्चों। एक तो ग्रेविटेशन में काम आने वाली, और एक इलेक्ट्रोस्टैटिक में काम आने वाली, और एक मैग्नेटिज्म में काम आने वाली, और एक बस। चलो ठीक है, उतारो बच्चों, जल्दी से उतारो, जल्दी से उतारो, जल्दी से उतारो। बच्चों ये नोट लिखते रहना बच्चों ना कि वेक्टर एडिशन के जो रूल है ट्रायंगुलर रूल, वो एक्चुअली में किस किस पे डिपेंड करता है। ट्रायंगुलर रूल के अंदर सबसे पहली चीज़ तो होना चाहिए कि कंटिन्यूअस वेक्टर होना चाहिए, लगातार होने चाहिए, सही ना। और को इनिशियल वेक्टर किस में होना चाहिए बच्चों, पैरेललोग्राम रूल में होना चाहिए। अब मैं कौन सी बात करता हूँ बच्चों, पॉलीगन। किसकी बात कर रहे हैं बच्चों, पॉलीगन रूल ऑफ वेक्टर एडिशन। देखिए जरा, मान लें कि हमारे पास एक वेक्टर है ए बी सी डी ई, और ये इसका फाइनल पॉइंट है। तो मैं यहाँ से यहाँ जाऊँगा, यही मेरे लिए क्या कहलाएगा बच्चों, रिजल्टेंट वेक्टर कहलाएगा। तो यहाँ से थोड़ा सा दिमाग लगाएं, तो क्या ये दो वेक्टर कंटिन्यूस हो गए क्या, क्या तुम इसको a प्लस बी लिख सकते हो, नहीं लिख सकते हो। जिससे हमारे पास एक नया वेक्टर मिला है बच्चों, कौन सा, एक तो मिला है हमारे पास जिसको बोल दिया a प्लस बी, बाद में बाकी सारे वही के वही है क्या, दुष्ट प्राणी। ये c वेक्टर, ये d वेक्टर, ये e वेक्टर, वेक्टर तो लगाओ। और ये हमारा कौन सा वेक्टर है बच्चों, रिजल्टेंट वेक्टर। कौन सा वेक्टर है,
रिजल्टेंट वेक्टर है। अब थोड़ा सा दिमाग लगाओ बच्चों, क्या ये भी ट्रायंगल बन चुका है क्या, जो कि a प्लस बी प्लस सी के बराबर हो जाएगा क्या, ए बी प्लस सी, जो कि रिजल्टेंट वेक्टर ऐसा बना। जैसे नया डायग्राम कैसे बनने वाला बच्चों बताओ, वापस बनाओ है। तो एक तो डायग्राम बन रहा है बच्चों ऐसे डिशुम, ठीक है, जिसका नाम है a प्लस बी प्लस सी वेक्टर। फिर क्या है बच्चों, वाइट चौक है, और डी वेक्टर, फिर कौन सा है, ई वेक्टर, और लास्ट में क्या है बच्चों, लास्ट में है रिजल्टेंट वेक्टर। अब सोचो बच्चों, क्या इसमें ट्रायंगल बन सकता है क्या इससे, और इसका नाम a प्लस बी प्लस सी डी हो सकता है क्या, और लास्ट में वापस एक और ट्रायंगल बनेगा, तो क्या a प्लस बी प्लस सी प्लस डी के बाद e हो जाएगा। तो बताओ r वेक्टर अपन को क्या मिलेगा, r वेक्टर मिलेगा a प्लस बी प्लस सी प्लस डी प्लस ई। समझ में आया? ये क्या हुआ बच्चों, एक बड़ा सा पॉलीगन था, उसको छोटे छोटे ट्रायंगल में तोड़ते गए और लास्ट में हमने एक रिजल्टेंट चीज निकाल ली है। पक्का बच्चों, गॉट इट? उतार लो बच्चों, उतार लो बच्चों, मिटा दूँ बच्चों, मिटा दूँ मैं, ठीक है मिटा रहा हूँ मैं। ये हुआ पॉलीगन रूल कंप्लीट, ठीक है ना बच्चों, जल्दी से उतारो। ये मैंने बात करा बच्चों रिजल्टेंट सॉरी वेक्टर एडिशन। वेक्टर एडिशन में कहानी खास क्या मिली बच्चों अपन को ये चीज सीखने को मिली है। सर हमने एक फॉर्मूला पढ़ा है, आर स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा। तो वो आर और ये आर में डिफरेंस क्या है? तो मैं तुम्हें बताऊं बच्चों, वो वाला जो आर था उसमें ये था, मैंने तुम्हें और बताई बच्चों ना कि तुम इसी को इसी तरीके से भी लिख सकते हो, बिना फालतू का इतना सारा रामायण करे, कोई परेशानी वाली बात नहीं है, ठीक है ना। तो यार सर ये चीज़ और इस चीज़ में डिफरेंस क्या है, ऊपर वाले में और इस वाले में? है बच्चों डिफरेंस, बहुत खतरनाक डिफरेंस है। तुम्हें पता भी हो गया होगा कि काफ़ी सारे बच्चों को तो कि ये रिजल्टेंट क्या है, वेक्टर है, और ये क्या है बच्चों, ये है रिजल्टेंट वेक्टर तो है, लेकिन ये कहलाएगा उसका मैग्नीट्यूड। रिजल्टेंट वेक्टर का ये है मैग्नीट्यूड बच्चों, और ऊपर वाला क्या है, रिजल्टेंट वेक्टर है। तो रिजल्टेंट वेक्टर का मैग्नीट्यूड निकालना अपना नया टास्क है। हेडिंग डालो बच्चों जल्दी से, मिटा रहा हूँ मैं ना, ये फॉर्मूला ड्राइव करना अपन को बच्चों, मैग्नीट्यूड ऑफ रिजल्टेंट वेक्टर, मैग्नीट्यूड ऑफ रिजल्टेंट वेक्टर। रिजल्टेंट वेक्टर का मैग्नीट्यूड निकालना है। तो मैग्नीट्यूड निकालने के लिए बड़ा सिंपल सा फंडा है बच्चों। हमने ने क्या लिखा बच्चों, मान लो एक वेक्टर है ए, एक वेक्टर है बच्चों यहाँ पर बी, दोनों के बीच में कोई इनिशियल वेक्टर है बच्चों, याद रखना, तो थीटा बना हुआ है ना, ठीक है। बताओ रिजल्टेंट वेक्टर कहाँ से जाएगा, इनके बीच में से, ऐसे पक्का। ये क्या कहलाएगा इसका, आर वेक्टर। तो फिर ये मैंने एक पैरेलल डायग्राम बना दिया, वेक्टर ए और एक पैरेलल वेक्टर क्या बना दिया बच्चों, मैंने बी बना दिया। तो यार आर बराबर ए प्लस बी तो हमें पहले से बताया, मुझे निकालना इसका मैग्नीट्यूड। मैग्नीट्यूड मतलब एक कहानी बताऊं बच्चों, मैंने क्या लिखा है सुनना कि 2i कैप, तो ये 1 2 ऐसे चल रहा है, तो अपन इसका मैग्नीट्यूड अगर लिखते हैं, मैग्नीट्यूड कितना आएगा बच्चों इसका, 2 आएगा, और आई मतलब x डायरेक्शन में जा रहा है, पता चल गया। तो ये मैग्नीट्यूड एक्चुअली में किसको बता रहा है, क्या लेंथ को बता रहा है क्या? तो यहाँ पर अगर मैंने इसकी क्या निकाल दी बच्चों, अगर मैंने इसकी लेंथ निकाल दी, तो क्या इसी का वेक्टर का मैग्नीट्यूड मिल जाएगा क्या? मैग्नीट्यूड निकालने के लिए कहानी समझ में आ रही है? अगर मैंने इसकी लेंथ निकाल दी तो वेक्टर का मैग्नीट्यूड मिल जाएगा। कौन से वेक्टर का, रिजल्टेंट वेक्टर का। तो इसकी लेंथ निकालने के लिए कहानी देखेंगे बच्चों जरा। मान लेके मैंने यहाँ पर और यहाँ पर क्या बनाया, एक परपेंडिकुलर बनाया है, जिसमें पी क्यू आर एस, और ये परपेंडिकुलर को नाम दे दिया मैंने एम। क्या नाम दे दिया बच्चों मैंने, एम परपेंडिकुलर, ठीक है ना। ये एंगल थीटा, तो ये भी एंगल कितना होगा बच्चों, थीटा, कोई परेशानी वाली बात। अगर मैं ऐसा करूँ कि
पी क्यू की लेंथ निकालनी है या साइड की लंबाई निकालनी है, तो मैं क्या करूँगा, पी क्यू का स्क्वायर बराबर पी एम का स्क्वायर प्लस आर एम का स्क्वायर। समझ में आया क्या कुछ? पी क्यू का, अरे पी क्यू नहीं, सॉरी उल्टा लिख दिया मैंने ना। मुझे क्या निकालना है, मुझे पी और आर की क्या निकालनी है बच्चों, लेंथ निकालनी। तो पी आर का स्क्वायर बराबर पी एम का स्क्वायर प्लस एम आर का स्क्वायर बाय पाइथागोरस। समझ में आया? पी आर की वैल्यू निकालने के लिए मुझे ये निकालना, इसका मतलब आर स्क्वायर तो मिल जाएगा, तुम इसी को ही आर स्क्वायर भी बोल सकते हो। अब बस मुझे पी एम चाहिए और मुझे एम आर चाहिए। तो पी एम के लिए पी क्यू तो पता है, लेकिन एक तो ये नहीं पता और एक ये नहीं पता। और इसको पता करने के लिए बच्चों एक सब हेडिंग है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है ना, ठीक है ना, इसलिए मैंने बोर्ड को आधा ही भरा, आधा बोर्ड यहाँ काम आएगा। सब हेडिंग है बच्चों बहुत ही इम्पोर्टेंट, और इस पर चर्चा भी अपन खासी तासी करेंगे। वो है रिजोल्यूशंस ऑफ वेक्टर। किसी वेक्टर को रिजोल्व कैसे करते हैं, किसी वेक्टर को बच्चों रिजोल्व कैसे करते हैं, ये अपन को पढ़ना है। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है अपना। ठीक है, स्टार्ट करते हैं। मान लेते हैं कि हमारे पास ये x है और ये y है, ठीक है ना। एक वेक्टर है a, ठीक है। तो मुझे अगर ये लंबाई और ये लंबाई पता चल जाए तो मज़ा आ जाए। अच्छा, ये वेक्टर a है ना, तो इसकी लेंथ भी क्या होगी, a ही होगी, मतलब ये ही इसका मैग्नीट्यूड है बच्चों, है ना, ठीक है। अब तो इसके लिए पता क्या होना चाहिए, हमारे पास पता होना चाहिए थीटा कि एंगल कितना है। अब देखो मुझे x की वैल्यू चाहिए, हाइपोटेनस गिवन है, x चाहिए, तो पंडित बद्री प्रसाद हर भोले हिंदी मीडियम वाले लाल कक्का से याद कर ले। तो सबसे पहले देखो मुझे क्या चाहिए, बेस चाहिए, आधार और हाइपोटेनस, है ना। तो बेस हाइपोटेनस में क्या आ रहा है, ये आ रहा है क्या, आधार बटे खंड में। तो क्या लिखूँगा मैं, कोस थीटा बराबर बेस अपॉन हाइपोटेनस। बेस कितना बच्चों x, हाइपोटेनस कितना a, तो x की वैल्यू कितनी आ गई बच्चों बताओ, a कोस थीटा। इसी प्रकार अगर मैं ऐसा करूं कि y निकालना है तो y के लिए परपेंडिकुलर चाहिए, मतलब लंब चाहिए ना, तो यह आ गया साइन थीटा बराबर परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, मतलब y बाई a साइन थीटा। तो y बराबर a साइन थीटा, y बराबर a साइन थीटा। समझ में आई कि नहीं आई बच्चों? तो मुझे यहाँ पर एक खुलासा मिल चुका है कि ये जो वेक्टर है ना a, अगर ये एंगल थीटा बना रहा है तो ये इसका a कोस थीटा कहलाएगा और ये इसका a साइन थीटा कहलाएगा। ये तो a कोस थीटा कहलाएगा और ये इसका a साइन थीटा कहलाएगा। क्यों पढ़ रहे हैं सर, ये हम क्यों पढ़ रहे हैं, पहले ये उतारो बच्चों। अभी मैंने तुम्हें एक चीज़ बता दी है, सुन लेना ध्यान से, कि कंपोनेंट के अंदर वेक्टर में x और y, मतलब दो अपन को डायरेक्शन चाहिए, दो अपन को क्या चाहिए बच्चों, एक्सिस चाहिए ना। अब इन दोनों एक्सिस के लिए x एक्सिस और y एक्सिस पे जब कंपोनेंट टूटेंगे तो एक तो x में टूटेगा और एक y में टूटेगा, और जहां एंगल बनता है वहां कोस थीटा, जहां नहीं बनता वहां साइन थीटा। ये रट लेना बस अभी के लिए। जहां एंगल बनेगा वहां कोस थीटा, जहां एंगल बनेगा वहां कोस थीटा, और जहां नहीं बनता वहां साइन थीटा। जहां एंगल बनेगा वहां कोस थीटा, क्योंकि बच्चों कोस थीटा में बेस आता है और बेस के साथ ही एंगल बनता है। तो जहां एंगल बन रहा है वहां कोस थीटा, जहां नहीं बन रहा वहां साइन थीटा, जहां एंगल बन रहा है वहां कोस थीटा, जहां नहीं बन रहा वहां साइन थीटा, जहां एंगल बन रहा है वहां कोस थीटा, जहां नहीं बन रहा वहां साइन थीटा। मिटा दो बच्चों, ये उतार लेना बच्चों ना। अभी खतरनाक चीज समझाता हूं मैं तुम्हें, सोचो जरा सोचो। अगर मैं तुमसे पूछूं कि किसी बॉडी को खींचना आसान है या धकेलना, किसी बॉडी को खींचना आसान है या धकेलना, तो तुम्हारे दिमाग में सबसे पहले क्या जवाब आएगा बताओ। किसी बॉडी को खींचने से ज़्यादा धकेलना आसान है या खींचना ज़्यादा आसान है, बताओ बच्चों। किसी बॉडी को खींचना आसान है या धकेलना, मेरा क्वेश्चन ये है। पक्का खींचना या धकेलना? पानी पताशे वाला थैला धकेलता है, याद है कि नहीं है? सब्जी वाला भी थैला धकेलता है, खींचते नहीं है। बताओ, कबाड़ी वाला भी थैला धकेलता है, तो खींचने कैसे आसान हुआ, धकेलने बोल रहे हो तुम सब।
मैं बताता हूँ बच्चों, खींचना आसान होता है। क्यों? क्योंकि ट्रैक्टर देखा, ट्रैक्टर के पीछे ट्रॉली होती है, ट्रॉली के पीछे ट्रैक्टर नहीं होता है। ट्रक होता है, ट्रक के पीछे ट्रॉली होती है, उसके पीछे ट्रॉली के पीछे ट्रक नहीं होता। अब तुम बोलो सर जेसीबी में तो जेसीबी तो आगे होती है। अरे यार वो चीज़ अलग है, उसको टॉर्क चाहिए, पावर चाहिए, आगे वाले को उठाना है तो पीछे से मजबूती चाहिए, इसलिए वो ऐसा देखता है, ऐसा स्ट्रक्चर डिजाइन किया गया है। वापस आओ बच्चों, मान लो कि एक बॉडी है m मास की, मैंने इस पर लगाया एक फोर्स F, एंगल बनाया थीटा। तुम पता बच्चों, जहाँ एंगल बनता है वहाँ कोस, जहाँ नहीं बनता वहाँ साइन थीटा। तो ये F cos थीटा F sin थीटा, एरो अंदर जा रहे दोनों। तो बताओ जब मैं किसी को धकेल रहा हूँ तो कुछ अमाउंट ऑफ फोर्स कहाँ चला गया बच्चों? नीचे, जिसकी वजह से बताओ क्या हुआ? फ्रिक्शन और बढ़ जाएगा क्या? और अगर किसी बॉडी को मैं धकेलूँ की बजाय खींचूँ मतलब ऊपर की तरफ, तो तुम्हें पता है जहाँ एंगल बनेगा वहाँ कोस थीटा बाहर की तरफ, और जहाँ नहीं बनता वहाँ साइन थीटा बाहर की तरफ। बताओ कुछ अमाउंट ऑफ फोर्स ऊपर चला गया क्या? जिससे फ्रिक्शन क्या हो गया बताओ? फ्रिक्शन जो है यहाँ तो मोर हो गया था, और यहाँ क्या हो गया था बच्चों? लेस, क्योंकि किसी बॉडी को अपन ने थोड़ा सा हवा में उठा लिया और फिर लेके चल रहा है। तो खींचना आसान है, धकेलना खींचना आसान है। समझ में आ गई चीज़? तो ये डिसोल्यूशन ऑफ वेक्टर से काम आया नहीं आया? सर इस वाले टॉपिक में कैसे यूज़ होगा अब बताते हैं। मिटा दूँ बच्चों? स्पीड में चल रहा है लेकिन बच्चों मज़ा इसी में ही है, मज़ा इसी में ही है। वीडियो पॉज कर करके उतारना तुम तो। पहले बोल देता हूँ मैं। आओ इधर बच्चों, ये बी वेक्टर है, ये एंगल है। क्या कहते हो बच्चों? अभी मैंने जो टॉपिक पढ़ाया ना बच्चों, जहाँ एंगल बनता वहाँ कोस थीटा, जहाँ नहीं बनता वहाँ साइन थीटा, ये चीज़ रट जानी चाहिए। और ये चीज़ मैंने केवल इसी टॉपिक को कंप्लीट कराने के लिए नहीं बताया है तुम्हें, ये मैंने तुम्हें आगे आने वाले हर प्रॉब्लम के अंदर ये जैसी चीज़ आएगी तब मैं बोल दूंगा जहाँ एंगल बन रहा है तुम्हारे मुंह से निकलना चाहिए कोस थीटा, जहाँ नहीं बनता वहाँ साइन थीटा। कंपोनेंट टूटेगा, बाहर जा रहा तो बाहर की तरफ, अंदर आ रहा तो अंदर की तरफ। एरो याद रखना, जहाँ बाहर जा रहा तो बाहर की तरफ और अंदर आ रहा तो अंदर की तरफ। ठीक है, अब देखो बच्चों तुम्हें क्या क्या मिल चुका है? तुम्हें मिल चुका है जो यहाँ पर लिख चुका हूँ, पी आर की वैल्यू निकालनी है ना अपन को। तो पी आर ही क्या है बच्चों? आर स्क्वायर है। आओ इधर, तुम्हें पी से एम तक की लंबाई चाहिए थी, क्या मिला? ए प्लस बी कॉस थीटा। बच्चों मैग्नीट्यूड की बात कर रहे हैं तो ए वेक्टर नहीं लेंगे, का स्क्वायर प्लस ये क्या है? बी साइन थीटा का स्क्वायर। एक बार देख लो जल्दी से देख लो बच्चों, क्या मैंने सही लिखा है क्या? P और M की लेंथ क्या A प्लस बी कोस थीटा हुई क्या? क्या P Q प्लस Q में हुई क्या? क्या A प्लस बी कोस थीटा हुई क्या? और इधर B साइन थीटा हुई क्या? पक्का। अब मैं इनका होल स्क्वायर खोल रहा हूँ, A स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर कोस स्क्वायर थीटा प्लस 2AB कोस थीटा प्लस बी स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा। बोलो हाँ। देखो आगे देखो, आगे देखो। बताओ क्या हुआ? मैंने साइन स्क्वायर प्लस कोस स्क्वायर को दोनों को सम्मिलित रूप से लिख दिया है, यहाँ पर कंबाइन करके लिख दिया है। तो क्या ए वैल्यू 1 होती है क्या? यहाँ बचा बी स्क्वायर, यहाँ बचा 2AB कोस थीटा, यहाँ बचा है आर स्क्वायर। फॉर्मूला वही मिला के जो अपन को मिलना चाहिए था बच्चों, फॉर्मूला वही मिला के जो मैं मिलना चाहिए बच्चों। बिल्कुल सही है बच्चों, फॉर्मूला वही मिला है। अच्छा ये तो मेरे को मिला है रिजल्टेंट वेक्टर का मैग्नीट्यूड। रिजल्टेंट जो वेक्टर है उसका ये मिला है मेरे को मैग्नीट्यूड, रिजल्टेंट वेक्टर का मैग्नीट्यूड। अब मैं क्या निकालने जा रहा हूँ बच्चों? tan अल्फा, डायरेक्शन ऑफ रिजल्टेंट वेक्टर। सुन लेना बच्चों, ये जो थीटा है ना, थीटा ही बता रहा है ए एंड बी के बीच की डायरेक्शन की। ए और बी एक दूसरे से किस डायरेक्शन में सेपरेट है? एक जन इधर जा रहा है तो दूसरा इधर जा रहा है, तो दोनों के बीच में एंगल का डिफरेंस आया ना बच्चों। पक्का समझ में आया? ऐसे नहीं दिख रहा तो ऐसे देख लो, ठीक है। अब मुझे कहा tan अल्फा, सर अल्फा तो है नहीं कहीं पे। तो यार बच्चों हेडिंग तो देखो, डायरेक्शन ऑफ रिजल्टेंट वेक्टर बोला है, तो डायरेक्शन ऑफ रिजल्टेंट वेक्टर का मतलब किसी एक के साथ रेफरेंस लेना पड़ेगा। मैंने ले लिया इसके साथ, ये मैंने बोल दिया इसको अल्फा। तो बताओ बच्चों ये अल्फा दिख रहा है क्या? या आर दिख रहा है क्या? या ए प्लस बी कोस थीटा दिख रहा है क्या? या ए बी साइन थीटा दिख रहा है क्या? मुझे चाहिए tan अल्फा परपेंडिकुलर अपॉन बेस। tan अल्फा परपेंडिकुलर अपॉन बेस, परपेंडिकुलर क्या जाएगा? बी साइन थीटा अपॉन ए प्लस बी कॉस थीटा, बी साइन थीटा प्लस ए प्लस बी कॉस थीटा, बी साइन थीटा अपॉन ए प्लस बी कॉस
थीटा। समझ में आ गई चीज़? ये मैंने मिलाया है रिजल्टेंट वेक्टर, ये मैंने निकाला है tan अल्फा, ये मैंने निकाला रिजल्टेंट वेक्टर, ये मैंने निकाला tan अल्फा। मिटा दूँ ये? ठीक है। अब बच्चों ये तो बहुत बड़ी बात होगी, मैंने बहुत सारा बता दिया तुम्हें ना, लेकिन इतना सारा बताने की ज़रूरत नहीं थी। मैं तुम्हें एक सिंपल सी चीज़ बताता हूँ बच्चों ना, कि हमने रिजल्टेंट वेक्टर का एक फॉर्मूला निकाला, आर स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा। ये जो फॉर्मूला निकाला, इस फॉर्मूले का आधार क्या है? दूसरा फॉर्मूला क्या था? tan अल्फा बराबर a प्लस परपेंडिकुलर है ना, सॉरी b साइन थीटा अपॉन a प्लस बी कॉस थीटा। ये नहीं है ना, तो इसको याद करने का तरीका क्या है? ये है a, ये है b, बस काम हो गया अपना। ओहो, ढंग से ही बना देता हूँ यार, इतना स्पीड में लिखने की जरूरत नहीं है। ये a वेक्टर था, ये b वेक्टर था, जिसके अंदर ये b वेक्टर है, ये a वेक्टर है, ये परपेंडिकुलर है, जहाँ पर ये b cos थीटा है, क्योंकि ये एंगल थीटा है तो ये भी एंगल थीटा होगा, ये वाला थीटा है तो ये थीटा होगा ना। तो ये और ये चीज़ याद रखना तुम तो बच्चों, परपेंडिकुलर और बेस। अब सोचो बच्चों, मैं सिंपल केसेस की बात कर रहा हूँ। किसकी बात कर रहा हूँ बच्चों? केसेस की। केसेस इन द सेंस क्या है यहाँ पर ज़रा समझेंगे, कि मान लो कि हमारे पास a वेक्टर और b वेक्टर दोनों एक दूसरे के कोइंसाइड हो जाए बिल्कुल, है ना। तो मैं यहाँ लिखता हूँ, या तो वो कोइंसाइड हो जाए, या तो वो एक दूसरे के पैरेलल हो जाए, या फिर क्या लिख दिया मैंने, सेम डायरेक्शन। ये तीनों वर्ड जब भी आता है तो इसका मतलब थीटा की वैल्यू क्या है बच्चों? 0। आर स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। बच्चों मैं यहाँ पर cos 0 की वैल्यू डायरेक्ट लिख दूँ, 1 हो गया क्या? तो बताओ आर की वैल्यू क्या मिली हमारे पास? आर बराबर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, नहीं, थोड़ा शॉर्ट में लिखता हूँ ना, जल्दी जल्दी। आर बराबर क्या मिला अपन को? ए प्लस बी का होल स्क्वायर, आर स्क्वायर से कट गया, तो आर बराबर क्या मिला? ए प्लस बी। मतलब सेम डायरेक्शन वाले जो वेक्टर्स होते हैं वो डायरेक्ट क्या हो जाएंगे बच्चों? डायरेक्ट ऐड हो जाएंगे, है ना, आपस में। समझ में आएगा? केस नंबर फर्स्ट, जब मैंने ये लिखा है केस नंबर फर्स्ट में लिख देता हूँ, थीटा की वैल्यू क्या हो बच्चों? जब 0 हो। उतारो बच्चों इसको जल्दी से, वीडियो पॉज करके आगे का बताता हूँ मैं तुम्हें, ठीक है। पहले इसको उतारो फिर बताऊँ आगे का। ये मैंने इसका केस बताया ना। अगला केस स्टडी करें। अगला केस ये है कि थीटा की वैल्यू क्या आ जाए बच्चों? 90 डिग्री आ जाए। तो मुझे पता चलेगा cos 90 की वैल्यू 0 होती है। तो बताओ a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab 0 हो जाएगा क्या? तो r की वैल्यू क्या हो जाएगी? a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर हो जाएगी। पक्का? कोई परेशानी वाली बात नहीं है, ठीक है। तो r बराबर क्या हो जाएगा? अंडरवुड में a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। बच्चों तुम चाहो तो एंगल भी निकाल सकते हो, जैसे मैंने निकाला tan अल्फा। tan अल्फा का फॉर्मूला क्या था? b साइन 90 अपॉन a प्लस बी कोस 90 की वैल्यू तो 0 हो गई, बचा साइन 91, तो b अपॉन a कि tan इनवर्स की वैल्यू आई क्या? याद आ रहा है बच्चों? tan आ जाएगा, tan इनवर्स हो जाएगा, tan इनवर्स b अपॉन a। पहले वाले में क्या होगा तुम्हारे हिसाब से बताओ? क्या उसमें साइन 0 था कि पूरा 0? tan अल्फा की वैल्यू भी 0 तो r की वैल्यू भी 0। समझ में आ गया? ठीक है। तो पहले वाले केस में लिख देना कि r जो होगा वो a प्लस बी होगा, और इसमें जो अल्फा की वैल्यू मिलेगी वो भी 0 मिलेगी, लेकिन यहाँ पर r की वैल्यू 0 नहीं मिली है। थीटा का मान जब क्या हो बच्चों? 90 हो, और अल्फा की वैल्यू जो है वो tan इनवर्स b अपॉन a मिली है। वैल्यू रख दोगे आंसर मिलेगा। थीटा की वैल्यू अब रखता हूँ मैं बच्चों 180 डिग्री। 180 डिग्री निकालने के लिए क्या करेंगे बताओ? चलो जल्दी से बताओ। 180 डिग्री मतलब वही साइन 180 की वैल्यू 0 होगी, और कॉस 180 की वैल्यू मैंने -1 पहले बता रखी है बच्चों। फॉर्मूला r स्क्वायर बराबर
ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos 1at की वैल्यू -1। क्या ये a माइनस बी का होल स्क्वायर बन जाएगा क्या? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab स्क्वायर से स्क्वायर कट गया तो r बराबर a प्लस बी वहाँ पर होता था और यहाँ पर r बराबर a माइनस बी होगा। tan अल्फा की वैल्यू निकालूँ, tan अल्फा क्या साइन 180 लिखना पड़ेगा के ऊपर, और साइन 180 की वैल्यू जीरो तो पूरा जीरो बच्चों, ऊपर जीरो तो नीचे भी जीरो, तो अल्फा की वैल्यू वापस क्या आ गई बच्चों? जीरो। रिजल्टेंट वेक्टर क्या मिलेगा बच्चों? जीरो मिलेगा। रिजल्टेंट वेक्टर की डायरेक्शन क्या मिलेगी बच्चों? जीरो मिलेगी। मतलब वो भी इनके पैरेलल जैसे ही कुछ जाएगा। डायरेक्शन का मतलब ये हो गया है, ठीक है ना। डायरेक्शन का मतलब क्या हो गया बच्चों? ये हो गया जैसे मान लो कि हमारे पास एक m मास की बॉडी है, एक ये ये है b, एक वेक्टर मान लेता हूँ m जिसमें ये a है, ये b है, और एक वेक्टर मान लेता हूँ मैं ये a है और ये b है, ठीक है। तो यहाँ पर देखो बच्चों, इन दोनों के बीच में एंगल कितना है? 0 डिग्री। तो रिजल्टेंट वेक्टर भी यहीं कुछ जाएगा। इन दोनों के बीच में एंगल कितना है? 90 डिग्री। तो रिजल्टेंट वेक्टर इनके बीच में से जाएगा, सही ना बच्चों? tan इनवर्स b ओपन है। अगर मैं b की वैल्यू और a की वैल्यू सेम सेम कर दूँ बच्चों, बताओ, ये भी b है ये भी b, कट गया। tan इनवर्स 1 की वैल्यू 45 डिग्री, बीच में से जा रहा नहीं जा रहा? पक्का। ये 180 डिग्री है तो r की वैल्यू भी 0 डिग्री है ना, tan अल्फा की वैल्यू। तो इसका मतलब ये इन दोनों में से किसी एक की डायरेक्शन में चला जाएगा, चाहे 180 में जाएगा चाहे 0 में जाएगा। ये मैंने बच्चों वेक्टर का प्रोशन स्टार्ट करके डेरिवेशन कर दिया, रिजल्टेंट वेक्टर का मैग्नीट्यूड निकाल दिए। कुछ बातें हैं जो कंसेप्ट वाली चीज़ें हैं, तो वो क्वेश्चन के अंदर अगर आएगी तो अपन डिस्कस कर लेंगे। अभी आज के लिए इतना काफ़ी है। बाय बाय, शब खैर।